कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी। सोचा कुछ नया सीखने को मिलेगा, रिज्यूमे भी बिल्ड करना था ही। 2 महीने के लिए मैंने खुद को उसमें बांध दिया। नई जगह जाने में अजीब लगता ही है, पर क्या करें, जाना तो था ही। मैं गया और देखा कि मेरे जैसे और भी लोग थे वहाँ। कुछ सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए आए थे और कुछ सच में कुछ सीखना चाहते थे। बीटेक थर्ड ईयर, प्लेसमेंट्स के लिए रेडी सब। जितना अच्छा रिज्यूमे होगा उतने चांसेस बनेंगे आगे। मुझे जो काम बोला गया मैं चुपचाप वो करने लगा। बेसिकली टेस्टिंग करनी थी। मैं कर रहा था जैसे मुझे बताया था। बोरिंग सा दिन, बोरिंग सा काम, बोरिंग से लोग, कोई ऐसा भी नहीं मिला जिससे मैं बात कर सकूं। अब ये 2 महीने कैसे कटने वाले हैं उसकी खबर सिर्फ भगवान को थी। मैं पहले दिन ही अपने कॉलेज के दोस्तों को मिस करने लगा। ये इंटर्नशिप की जिंदगी कितनी बोरिंग थी। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स दर्पण, प्रज्ञा और दीपशी, हम सब अलग अलग जगह इंटर्नशिप कर रहे थे। मैं वहां कुछ करता भी नहीं था ना, सिर्फ खाली बैठा रहता था। फिर भी घर आते आते मेरे हाथ पैर टूटते थे। मेट्रो का सफर, कुछ ना भी करो तो अनईजी सा लगने ही लगता है, पर कभी कभी जो मन नहीं करता वो काम भी अच्छे के लिए करना पड़ता है। जो मेरा सीनियर था, मतलब जिसके अंडर मैं काम कर रहा था, वो इतना खड़ूस था कि मैं कुछ गलत ना भी करूं फिर भी मुझे डांट पड़ती थी। और मेरे साथ के लोगों को पता नहीं उसकी कोई बात बुरी लगती ही नहीं थी। शायद वो सीनियर्स की चाटने में विश्वास रखते थे, पर जो भी था उसने मेरे लिए माहौल टॉक्सिक कर रखा था। मैं तो दिन गिन रहा था कि चलो 61 दिनों में से एक दिन खत्म हुआ, अब बस 60 दिन बचे हैं टॉर्चर के। अब 59 दिन बचे हैं, 58 दिन बचे हैं। अब बस मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था। सीखना सिखाना क्या भाड़ में। मेरी और लोगों से दोस्ती इसलिए भी नहीं हो पा रही थी शायद क्योंकि वो सब उसे पसंद कर रहे थे जिसे मैं हेट कर रहा था। हम ज्यादा लोग थे भी नहीं, मुझे मिला के बस 5, और सब लड़के ही थे। एक भी लड़की होती तो कम से कम उसके लिए ही वहां जाने का मोटिवेशन मिलता, पर नहीं, मेरी किस्मत में तो खुशियां हैं ही नहीं ना। 5 मिनट भी लेट हो जाओ उसके लिए 1 घंटे भर सुनना पड़ता था। सब ठीक भी करो फिर भी यू आर गुड फॉर नथिंग सुनना पड़ता था। मैं परेशान हो गया था। वहां बैठे बैठे और दिमाग खराब होता था। मोटिवेशन बस इस बात से थी कि ये परमानेंट नहीं था, पर डर भी लग रहा था कि जब इंटर्नशिप में ऐसा हाल है तो जॉब में क्या होगा। इससे भी बुरा एनवायरनमेंट होता है क्या वहां? ये तो एक छोटी सी कंपनी है, बड़ी कंपनीज में तो और वर्कलोड रहता होगा। मैं कह रहा था घर में बीटेक नहीं करनी, पर नहीं, घर वालों को इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ दिखता ही कहाँ है। तो अपनी चेयर पे बैठे बैठे अकेला मैं अपना दर्द, अपने डर किसे सुनाता। तो फोन खोला, उसमें नोट्स खोले और अपने इस हाल पे कविता लिख डाली जिसका टाइटल रखा कोई राज है उसमें। अगली सुबह फिर खुद को लेकर और फिर वही सोचकर कि आज का दिन कैसे कटेगा, मैं निकल गया घर से। सुबह सुबह भी मेट्रो में जिंदा लाश बना मैं पहुंच गया वहां पे। आधी आंखें खुली हुई थी मेरी। मैंने ऑफिस में एंटर किया। मेरी बगल वाली चेयर पे एक लड़की बैठी हुई थी। उसे देखकर फिर मेरी पूरी आंखें खुल गई। मैं अपनी चेयर पे जाके बैठ गया। उसी ने मुझसे कहा, हाय, आई एम हिमानी। मैंने हाथ मिलाया उससे और बोला, मैं आभाष। अंदर अंदर से खुश था मैं, पर बाहर से बस एक हल्की सी स्माइल थी। उसने बताया कि वो नागपुर से है और इंटर्नशिप के लिए दिल्ली आई हुई है। मुझे थोड़े दिन हो गए थे यहाँ, तो पूछ रही थी यहाँ सब कैसा है। मैं बता ही रहा था उसे। हमारी बात हो ही रही थी कि वही हमारे सीनियर विशेष सर वहां आ गए और हिमानी को वेलकम वगैरह किया और उसको दूसरी जगह बिठा दिया, मुझसे दूर। मैंने मन मन में सोचा मेरी खुशी तो इससे देखी नहीं जाएगी, पर मैं हिमानी को दूर दूर से देख रहा था। अच्छी थी वो, वाइट टॉप, ब्लू जीन्स, सिंपल सी, प्यारी सी। मैं उससे वो बात कंटिन्यू करना चाहता था पर मौका ही नहीं मिल रहा था। और विशेष सर अनप्रेडिक्टेबल हैं। मुझे लगता था सिर्फ मुझे ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, बट उन्होंने तो हिमानी को उसके पहले दिन पे ही सुना दिया। पता नहीं उनकी प्रॉब्लम क्या थी, हमेशा गुस्से में ही रहते थे। किसी को कुछ नहीं आता होगा ना तो सिखाएंगे नहीं, पहले जलील करेंगे। ऐसी आदत थी उनकी। बस वो अपनी सीनियर एक साक्षी मैम थी जो एज में उनसे छोटी पर पोजीशन में उनसे बड़ी थी। बस उन मैम के सामने आते ही सर का रूप बदल जाता था। वो एक झटके में ही हिटलर से रोमियो कैसे बन जाते थे किसी को समझ नहीं आता था। सर का क्रश था मैम पे और वो सबको दिखता था। पीठ पीछे हम मजाक उड़ाते थे सर का, पर कोई सामने थोड़ी ना बोल सकता था। और साक्षी मैम सर को 1% भी भाव नहीं देती थी। हो सकता है सर को इसी बात का गुस्सा भी था। वो ट्राई तो बहुत करते थे पर हमेशा मुंह की खाते थे, और तब मुझे बड़ा मजा आता था। हिमानी को जब डांट पड़ी तो वो रोने जैसी हो गई।
फिर जब लंच हुआ तो मुझे मौका मिला कि मैं उसके पास जाके बैठ सकूं, और उसे भी शायद कोई चाहिए ही था बात करने के लिए, और उसने मुझे देखकर सीधा विशेष सर की बुराई करनी शुरू कर दी। मैंने भी पहली बार किसी से अपने मन की भड़ास निकाली। राहत सी मिलने लगी। लगने लगा कि कितना अच्छा लगता है कि जिसे तुम हेट करते हो उसे तुमसे भी ज्यादा हेट करने वाला तुम्हें कोई मिल जाए। मेरे मन में जो आया मैंने बोला। उसने भी अपने दर्द बांटे मेरे संग। फिर थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन करी हमने। उसने बताया कि फिलहाल वो अपने मामा के यहाँ रह रही है, इस इंटर्नशिप के बाद नागपुर वापस चली जाएगी। फिर उसके फोन पे नजर पड़ी मेरी। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, सैमसंग का कोई डब्बा फोन था। उसको लगा कि मैं उससे कुछ पूछना चाह रहा हूं, तो उसने खुद ही जवाब दे दिया। क्या देख रहे हो? ये फोन? सोच रहे होगे आज के जमाने में कौन ऐसा फोन कैरी करता है, काम कैसे होते होंगे मेरे सारे। पर जो भी है आई एक्सेप्ट। मैं ओल्ड फैशन हूं, और सिर्फ फोन के मामले में ही नहीं, मैं गाने भी पुराने ही सुनना प्रेफर करती हूँ, और नई मूवीज क्या रिलीज हो रही है मुझे कोई खबर नहीं रहती। फोन का तो यार ये सीन है कि मुझे सोशल मीडिया पसंद ही नहीं है, और फोन का काम है बात करना। बातें मेरी खूब हो जाती है इससे ही। मैंने देखा है लोगों को कैसे हर टाइम फोन से चिपके रहते हैं। फोन एक अलग ही दुनिया बन गई है सबकी, और मुझे वैसे भी स्मार्टफोन की नीड कभी लगी ही नहीं। सारे काम कॉल पे हो ही जाते हैं, नहीं तो मेल आईडी है ना, वही बहुत है। मैं इंप्रेस हो गया उसकी बातें सुनकर। मैंने बोला सही है यार तुम्हारा, तुम सिंगल पीसी होगी इस दुनिया में जो फोन यूज नहीं करती होगी। वैसे मैं भी एग्जाम से पहले अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देता हूँ। वो सुन के मुझे हंसने लगी। फिर ऐसे ही हर दिन हिमानी की वजह से मुझे सुबह उठने की मोटिवेशन मिलने लगी। अब मुझे इंतजार रहता था कि ऑफिस जाऊंगा तो उसे देखने मिलेगा। खूबसूरती को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, ये मैंने बचपन से सीखा है, और मैं खाली बस वही कर रहा था। पर उससे बात मेरी ज्यादा हो नहीं पाती थी, क्योंकि वो मुझसे काफी दूर बैठती थी, तो मैं दूर से बस उसे देख सकता था, और इसमें भी विशेष सर की ही मेहरबानी थी। तो मुझे ना हिमानी का फोन नंबर चाहिए था। ऑफिस में ढंग से मैं मिल नहीं पाता उससे, तो कॉल पे ही दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी ना। पर लड़कियों से नंबर मांगने का एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं। कॉलेज में भी 2 ही लड़कियां दोस्त थी मेरी, दीपशी और प्रज्ञा, जिन्होंने सामने से मेरा नंबर मांगा था। तो क्या बोलकर मांगू उससे नंबर? उसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ। मैं तो इनडायरेक्टली ये भी नहीं पूछ सकता कि व्हाट्सएप यूज करती हो, क्योंकि वो तो फोन भी यूज नहीं करती। क्या करूं? तो गूगल किया, हाउ टू आस्क अ गर्ल फॉर हर नंबर। नहीं, हाउ टू आस्क अ गर्ल फॉर हर नंबर विदाउट बीइंग ऑकवर्ड। हाँ, ये सही है। बहुत सारे सजेशंस आए, पर मेरे काम का कोई भी नहीं था। कभी कभी मैं ये भी सोच रहा था कि मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ क्या। एक नंबर ही तो है, डायरेक्टली जाके मांग ले। पर उतनी बात भी तो नहीं होती थी मेरी उससे, नंबर तक बात ले जाऊं कैसे। फिर यही सोचते सोचते मैं सो गया। फिर ऑफिस गया, और हिम्मत करके जाती मैंने हिमानी से बोला, हाय हिमानी, आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कैन आई हैव योर नंबर। ये ऑकवर्ड तो नहीं हो गया ना? अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल रायमा टैक्स को विजिट कर सकते हैं, या Spotify, प्राइम म्यूजिक, जियो सावन जैसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे टाइप करें मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।